हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक चुंबकीय गुण के बारे में। आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसके चुंबकीय प्रॉपर्टी के बारे में आइए देखते हैं। देखें ध्यान से। पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर मुख्यतः दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो जब पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो पदार्थ जो है दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार दिखाते हैं, एक प्रतिचुंबकीय और दूसरा अनुचुंबकीय। ठीक है, तो जब डी ब्लॉक के तत्वों पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो वे दो प्रकार के व्यवहार दिखाते हैं, प्रतिचुंबकत्व डायमैग्नेटिज्म और अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, प्रतिचुंबकत्व पदार्थ अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, जो प्रतिचुंबकत्व पदार्थ होते हैं वे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वास्तव में लौह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व की चरम स्वरूप है। ठीक है, जब अनुचुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसको लौह चुंबकत्व कहते हैं। बहुत से संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय हैं। ठीक है, बहुत से संक्रमण धातु कैसे हैं? अनुचुंबकीय हैं, अर्थात जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लगाते हैं, जब इन पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो यह चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति, यह जो है अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है? ठीक है, बहुत से संक्रमण धातु आयन क्या है? अनुचुंबकीय होते हैं, अर्थात चुंबक लगाने पर, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर यह उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अगलित अयुगलित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। जो अनुचुंबकत्व की उपस्थिति है वह, ठीक है, अयुगलित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, प्रत्येक ऐसे अयुगलित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोणीय संवेग तथा कक्षीय संवेग से संबंधित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं, संक्रमण धातु के जो आयन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने पर यह चुंबक की तरफ धीरे से आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति, अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति क्या होती है? ठीक है, अयुगलित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, जब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप करेंगे तो आप देखेंगे इसमें अयुगलित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ऑर्बिटल में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर सभी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह नहीं दिखाएंगे। जब ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित होगा। ठीक है, अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुगलित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। प्रत्येक ऐसे अयुगलित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट, प्रचक्रण कोणीय संवेग स्पिन एंगुलर मोमेंटम तथा कक्षीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से संबंधित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह किससे संबंधित होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम से और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से संबंधित होता है। प्रत्येक संक्रमण श्रेणी की धातुओं, ठीक है, प्रथम जो 3D सीरीज होता है उसे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के यौगिकों में कक्षीय कोणीय संवेग का योगदान प्रभावी रूप से शामित हो जाता है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो 3D सीरीज है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, कि धातुओं के यौगिकों में कक्षीय कोणीय संवेग, ठीक है, जो आपका कक्षीय कोणीय संवेग है
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वह क्या हो जा रहा है, शामित हो जा रहा है, क्विंच हो जा रहा है, जिससे इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अतः इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उनमें उपस्थित अयुगलित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के यौगिकों में चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण जो है उनमें उपस्थित अयुगलित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अयुगलित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस आधार पर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है, इसकी गणना नीचे दिए गए स्पिन वनली प्रचक्रण मात्र सूत्र द्वारा की जाती है। ठीक है, सूत्र है आपका म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2। ठीक है, तो म्यू बराबर अंडर रूट एन इन ब्रैकेट एन प्लस 2। ठीक है, जहाँ एन अयुगलित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और म्यू जो है वह चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, जिसका मात्रक बोर मैग्नेटान होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेटान होता है, जिसको कैपिटल BM से लिखते हैं। ठीक है, एक अयुगलित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, अगर अयुगलित इलेक्ट्रॉन एक है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो देखें ध्यान से, तो एन का मान कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट 1 और यहाँ पे 1 प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा, और 3 और 1 ठीक है मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना होगा, 1.73। ठीक है, तो एक अयुगलित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटान होता है। ठीक है, अयुगलित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती संख्या के साथ चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे अयुगलित इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ता है। ठीक है, अयुगलित इलेक्ट्रॉन की बढ़ती संख्या के साथ चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता है। अतः प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण से परमाणुओं, अणुओं और आयनों में उपस्थित अयुगलित इलेक्ट्रॉन की संख्या का संकेत मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई तत्व, संक्रमण तत्व प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण दिखा रहा है तो उससे परमाणुओं, अणुओं और आयनों में उपस्थित अयुगलित इलेक्ट्रॉन की संख्या की जानकारी हो जाती है। ठीक है, अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती संख्या के साथ चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता है। अतः प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण से परमाणुओं, अणुओं और आयनों में उपस्थित अयुगलित इलेक्ट्रॉन की संख्या का संकेत मिलता है। प्रचक्रण मात्र, ठीक है, स्पिन वनली प्रचक्रण मात्र सूत्र द्वारा गणना से प्राप्त चुंबकीय आघूर्ण के मान तथा प्रयोगों के आधार पर निर्धारित प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण का मान 8.7 में दिया गया है। ठीक है, प्रायोगिक आंकड़े मुख्य रूप से विलयन में उपस्थित जल योजित आयनों अथवा ठोस अवस्था के लिए है। ठीक है, तो जो भी आंकड़े दिए गए हैं प्रायोगिक आंकड़े वह मुख्य रूप से किसके लिए हैं, विलयन में उपस्थित जल योजित आयनों अथवा ठोस अवस्था के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो प्रायोगिक आधारित मान है और जो प्रचक्रण मात्र सूत्र द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण निकाला गया है उन दोनों को जो है श्रेणी में दिया गया है। तो ध्यान से देखते हैं श्रेणी को। तो स्टूडेंट्स देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान और प्रेक्षित मान की तुलना करते हैं। देखिए ध्यान से, यह आपकी टेबल है, सारणी है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण के परिकलित और प्रेक्षित मान दिए गए हैं बोर मैग्नेटान में। आयन आपका, यह आपका स्कैंडियम 3+ आयन, टाइटेनियम 3+ आयन, ठीक है, वैनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, यह सब दिया गया है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप देख रहे हैं 3d0। इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसका प्रेक्षित और परिकलित दोनों चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान 0 होगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, टाइटेनियम 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 3d1 आएगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो गया। तो इसका जो परिकलित मान आएगा वो 1.73, जो आप सूत्र से निकालेंगे म्यू बराबर अंडर रूट n इन ब्रैकेट n+2 से,
और इसका जो प्रायोगिक मान आएगा, प्रेक्षित मान आएगा, वह 1.75 आएगा। ठीक है। इसी तरह से सेकंड है आपका Ti2+। इसमें आप देख रहे हैं 3d2 विन्यास है और इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें भी आप यूज करेंगे। तो √2 कोष्टक में 2 + 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, तो √8, तो √8 का आपका हो जाएगा 2.84। यह आपका परिकलित मान है और प्रेक्षित मान इसका आएगा 2.76। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चुंबकीय आघूर्ण के परिकलित मान और प्रेक्षित मान इस टेबल में दिए गए हैं। ठीक है। यह टेबल आप देखें यहाँ पर भी बना हुआ है। लास्ट में आप देख रहे हैं जिंक है Zn2+, जिसका लास्ट में 3d10 होता है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, क्योंकि d ऑर्बिटल में ठीक है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और पांचों में आप हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले एक एक फिल करेंगे, तो एक एक जो है प्लस वाले फिल होंगे और फिर जो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो माइनस वाले फिल होंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जिससे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे, सब युग्मित हो जाएंगे, इसलिए इसका जो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, जिससे प्रेक्षित और परिकलित मान भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यह इसमें Mn2+, 3d5, इसमें 5 जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पांचों युग्मित जो है अयुग्मित होंगे। प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो पांचों अयुग्मित होंगे, तो इसके लिए n का मान 5 होगा, जिससे प्रेक्षित मान और परिकलित मान देखें, यह परिकलित मान 5.92 आएगा और प्रेक्षित मान 5.96 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैग्नीज Mn2+ में सबसे अधिक जो है आपका चुंबकीय आघूर्ण आ रहा है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लें। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है। ठीक है। तो आपको 25 का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा 1s2 2s2 में। ठीक है। तो जलीय विलयन में परमाणु क्रमांक 25 वाले द्विसंयोजी आयन में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। ठीक है। अतः चुंबकीय आघूर्ण का मान μ बराबर √5, 5 + 2 7, 5 35, √35 का मान 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका चुंबकीय गुण के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रंगीन आयनों का बनना। ठीक है। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वे रंगीन आयन भी बनाते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं रंगीन आयन के बारे में। जैसे कि आप यह फिगर देख रहे हैं, रंगीन आयनों के बनने में प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ धात्विक आयनों के जलीय विलयनों के रंग। ठीक है। बाईं ओर से दाईं ओर, ठीक है, बाएं से दाएं अगर आप जाएंगे, यह आपका वेनेडियम 4+ आयन का है, यह वेनेडियम 3+ आयन का कलर है, मैग्नीज 2+ आयन का, आयरन 3+ आयन का, कोबाल्ट 2+ आयन का, निकिल 2+ आयन का और कॉपर 2+ आयन है। ठीक है। यह आयनों का कलर आप देख रहे हैं जो संक्रमण श्रेणी के हैं और प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। ऐसा क्यों होता है कि यह रंगीन आयन बनाते हैं, तो इसका रीजन देखें ध्यान से। जब निम्न ऊर्जा वाले, ठीक है, लो एनर्जी वाले, जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, ठीक है, लो एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन जो है कूदते हैं हाई एनर्जी लेवल में, तो जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है, तो उत्तेजन ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, उत्तेजन ऊर्जा का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। ठीक है। तो उत्तेजन ऊर्जा का मान जो है वह अवशोषित प्रकाश के आवृत्ति के संगत होता है। ठीक है। तो जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है, तो उत्तेजन ऊर्जा का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। सामान्यतः यह आवृत्ति दृश्य प्रक्षेत्र विजुअल रीजन में स्थित होता है। ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह डी कक्षक में निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में कूदेंगे, तो इससे क्या होगा, अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति का, ठीक है, कूदने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है
एनर्जी अवशोषित करेगा। ठीक है, तो जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है तो उत्तेजन ऊर्जा का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। तो जो उत्तेजन ऊर्जा होगी वह अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होगी, संगत होगी। सामान्यतः यह आवृत्ति विजुअल रीजन में स्थित होता है। ठीक है, दृश्य प्रक्षेत्र में स्थित होता है। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। ठीक है, तो जो प्रेक्षित रंग मिलता है वह अवशोषित प्रकाश का ही पूरक रंग होता है। ठीक है, प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति का निर्धारण लिगैंड के स्वभाव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति का निर्धारण जो है वह लिगैंड के स्वभाव के आधार पर किया जाता है। सारणी 8.8 में आयनों के जली विलयन में प्रेक्षित रंगों को क्रमबद्ध किया गया है। ठीक है, सारणी यहाँ पर दिया गया है टेबल जिसमें आयनों के जली विलयन में प्रेक्षित रंगों को क्रमबद्ध किया गया है। यहाँ जल के अणु लिगैंड का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वह किसका काम करते हैं? लिगैंड का काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ जल योजित धातु आयनों के रंग। ठीक है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल किसका काम करेंगे? लिगैंड का काम करेंगे। जैसे विन्यास देखें 3D0। ठीक है, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्कैंडियम 3+, तो ये इसका कलर रंगहीन है। 3D0 टाइटेनियम 4+, इसका भी कलर क्या है? रंगहीन है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। 3D1 यह किसमें होगा? टाइटेनियम 3+ में, तो इसका नील लोहित कलर है। ठीक है, 3D1 वेनेडियम 4+ का, इसका नीला कलर है। 3D2 वेनेडियम 3+ का, इसका हरा कलर है। 3D3 वेनेडियम 2+ का बैगनी कलर है। ठीक है, 3D3 क्रोमियम 3+ का बैगनी कलर है। 3D4 मैग्नीज 3+ का बैगनी कलर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विन्यास के आधार पर आप कलर का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, और एक कलर का निर्धारण आप देख रहे हैं जो अवशोषित प्रकाश का पूरक होता है। अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति का निर्धारण लिगैंड के स्वभाव के आधार पर किया जाता है और आयनों के जली विलयन में प्रेक्षित रंगों को क्रमबद्ध किया गया है, जिसका आप सारणी में देख रहे हैं। यहाँ जल के अणु लिगैंड का कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आगे देखें, यह है आपका 3D9 या 3D6, यह पाया जाता है Fe2+ में, इसका हरा कलर होता है। ठीक है, उसी तरह लास्ट में 3D10 जो Zn2+ में है, जो रंगहीन है, कलर लेस है। ठीक है, तो अगर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका कलर होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, जैसे 3D0 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह कलरलेस है। 3D10 में सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह भी कलरलेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका रंगीन आयनों का बनना जो संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संकुल यौगिकों का बनना। ठीक है, तो ध्यान से समझें, संकुल यौगिकों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनना। संकुल यौगिक क्या होते हैं, इसको आप पढ़ाया जाएगा लास्ट चैप्टर में। संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से बंधन करके संकुल स्पीशीज बनाते हैं। ठीक है, संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से बंधन करके संकुल स्पीशीज बनाते हैं, जिनके अपने अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, जिनके अपने अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। कुछ उदाहरण देखें, जैसे FeCN6 3-, FeCN6 4-, CuNH3 2+ तथा PtCl4 2-। ठीक है, ये आपके सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। इसको हम अध्याय 9 में पढ़ाएंगे आपको विस्तृत रूप से। संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक की रचना करते हैं। ठीक है, तो जो संक्रमण तत्व हैं वे अनेक संकुल यौगिक की रचना करते हैं, अनेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इनका मुख्य कारण है धातु आयनों के आकार का छोटा होना। ठीक है, तो संक्रमण जो तत्व होते हैं वे अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं। इसका क्या कारण है
तो इसका मुख्य कारण है धातु आयनों के आकार का छोटा होना। ठीक है, इसमें धातु आयन का आकार छोटा होता है जिसके कारण संक्रमण तत्व जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश तथा आबंधों के बनने के लिए डी कक्षकों की उपलब्धता। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों के पास जो है धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश होता है और बंध बनाने के लिए इनके पास डी कक्षक उपलब्ध होते हैं जिससे संक्रमण तत्व जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यह आपका गुण था डी ब्लॉक के। नेक्स्ट गुण देखें, उत्प्रेरकी गुण। ठीक है, उत्प्रेरकी गुण जो है डी ब्लॉक के तत्व दिखाते हैं संक्रमण धातु। ध्यान से समझें, संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक जो हैं वे उत्प्रेरकी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनने के गुण के कारण है। ठीक है, उत्प्रेरक का जो गुण है वह संक्रमण धातुओं का जो यह गुण है उसकी परिवर्तनशील संयोजकता के कारण, परिवर्तनशील संयोजकता के कारण और संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के गुण के कारण होता है। ठीक है, तो संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्प्रेरकी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता या संकुल यौगिक बनने के गुण के कारण होता है। ठीक है, वैनेडियम 5th ऑक्साइड कांटेक्ट प्रोसेस में उत्प्रेरक का काम करता है। वैनेडियम 5th ऑक्साइड सूक्ष्म विभाजित आयरन हाबर प्रक्रम में उत्प्रेरक का काम करता है और निकेल उत्प्रेरकी हाइड्रोजन में निकल जो है उत्प्रेरक का काम करता है। संक्रमण धातुओं के द्वारा उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर, उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंध की रचना होती है। ठीक है, आबंध बनने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3D और 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बंध बनाने के लिए जो प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं हैं वे 3D और 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती है। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता की वृद्धि हो जाती है तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है, तो आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3D एवं 4s इलेक्ट्रॉन का उपयोग करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान घट जाता है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती है। जैसे देखें उदाहरण, आयरन 3rd आयोडाइड, ठीक है, आयरन 3rd आयोडाइड आयन तथा पर सल्फेट आयन के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, आयरन 3rd जो है वह आयोडाइड आयन तथा पर सल्फेट आयन के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जैसे देखें, यह आपका आयोडाइड आयन है और यह पर सल्फेट आयन है। इसको उत्प्रेरित करने का काम कौन करता है? आयरन 3rd करता है, जिससे आयोडीन और सल्फेट बनता है। इस उत्प्रेरकी अभिक्रिया का स्पष्टीकरण देखें। यह आयरन 3rd जो है वो पहले आयोडाइड से अभिक्रिया कर देगा, ठीक है, जिससे आपका आयरन 2nd आयन और आयोडीन बनेगा। फिर जो आयरन 2nd है वह पर सल्फेट से क्रिया करेगा, जिससे आयरन 3rd और सल्फेट आयन बन जाएगा। ठीक है, और आपका उत्प्रेरक सुरक्षित अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक होते हैं वे उत्प्रेरकी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, वे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।